डिक्टेशन 120 वर्ड पर मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश के विभिन्न शहरों में बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर और जटिल समस्या बनता जा रहा है। हवा, पानी और जमीन में प्रदूषण के जहरीले तत्वों के घुलने से मानव जीवन तथा पर्यावरण के लिए खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसका असर सांस एवं अन्य तरह की बीमारियों में वृद्धि और कृषि उत्पादन में कमी के रूप में भी देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रदूषण जलवायु परिवर्तन में तेजी का कारण भी बन रहा है, जिससे बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें पटाखे भी शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है, जबकि ऐसा नहीं है कि देश के अन्य शहरों में प्रदूषण कम है। दिवाली और दशहरे के मौके पर पटाखे चलाए जाने से दिल्ली समेत देश के कई शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर काफ़ी नीचे गिर जाता है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में पटाखों के विनियमन की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय ने दो टूक कहा कि अगर स्वच्छ हवा राष्ट्रीय राजधानी के कुलीन निवासियों का अधिकार है, तो यह पूरे देश के नागरिकों को भी मिलना चाहिए। दरअसल पटाखों से होने वाला प्रदूषण बहुआयामी है। इसमें वायु और ध्वनि प्रदूषण के अलावा मिट्टी और जल प्रदूषण भी शामिल है। पटाखों से होने वाला वायु प्रदूषण विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इससे निकलने वाले महीन कण PM2.5 और PM10 फेफड़ों और रक्त प्रवाह में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पटाखे चलाने के दौरान जहरीली गैसों के अलावा प्लास्टिक के सूक्ष्म कण और कई खतरनाक धातुओं के कण भी निकलते हैं, जो वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन वैश्विक ताप और जलवायु परिवर्तन गति को बढ़ाने का काम करता है। हमारी सामाजिक सोच अब ऐसी हो गई है कि त्योहार हो, विवाह समारोह हो या कोई अन्य विशेष कार्यक्रम, पटाखों के बिना उसे अधूरा माना जाता है। खुशी और उत्साह में हम यह भूल जाते हैं कि पर्यावरण में जो शहर में हम घोल रहे हैं, वह हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक है। स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर की हालिया वैश्विक रपट के मुताबिक भारत विश्व स्तर पर 5वां सबसे प्रदूषित देश है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। इनमें असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा इस सूची में दिल्ली, पंजाब का मुल्तानापुर, राजस्थान का भिवाड़ी और गंगनहर भी शामिल है। इससे साफ है कि प्रदूषण का मसला सिर्फ दिल्ली से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि देश के अन्य शहरों में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि स्वच्छ हवा का अधिकार पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि पटाखों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिबंध लगाने से व्यापक रूप ले चुकी इस समस्या से निजात
मिलना संभव नहीं है। दिल्ली जैसे शहरों की स्थिति किसी अन्य शहर में पैदा होने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि प्रदूषण से निपटने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध की अगर कोई नीति बने तो वह देश भर में लागू होनी चाहिए। एक व्यापक उथल पुथल और अराजकता के बाद नेपाल अब धीरे धीरे पटरी पर लौटता दिखने लगा है। जैन जी कहे वाले युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला अब रुक गया है और पूर्व सरकार के इस्तीफे के बाद नए शासन ने आकार लेना शुरू कर दिया है। मगर इस बीच सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात को लेकर जताई जा रही है कि क्या नेपाल में लोकतंत्र अपने ठोस रूप में मजबूत हो पाएगा। फिलहाल नेपाल की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं सुशीला काकी को वहां की पहली अंतरिम महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। चूंकि नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए सुशीला कार्की के नाम पर प्रदर्शनकारी समूहों के बीच आम सहमति बन सकी। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जिन मुद्दों पर नेपाल में इतना बड़ा विरोध खड़ा हुआ, सबसे पहले उनके मद्देनजर ही नई सरकार समस्याओं के हल की तलाश करेगी। दरअसल नेपाल में राजशाही के खात्मे के बाद लोकतंत्र की जो बयार आई थी, उसमें जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के बजाय शासन में भ्रष्टाचार और अन्य वंचनाओं को दूर करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जिससे लोगों के भीतर भरोसा पैदा हो पाता। राजनीतिक अस्थिरता में एक तरह की निरंतरता कायम रहने के बीच यह बेवजह नहीं है कि धीरे धीरे जनता के बीच असंतोष ने जड़ें जमाना शुरू कर दिया। अब नेपाल एक बार फिर नए दौर से गुजर रहा है और यह देखने की बात होगी कि जिन उम्मीदों के साथ वहाँ की जनता ने बदलाव की राह तैयार करने के लिए सुशीला कार्की के हाथ में कमान दी है, वे कितनी पूरी हो पाती हैं। एक बड़ी चुनौती भारत के सामने होगी कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल का जैसा रवैया रहा, नाहक प्रतिद्वंद्विता पालने की कोशिश की गई, उसमें वहां नई सरकार के आने के बाद क्या बदलाव आता है। यूं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल करने वाली सुशीला कार्की ने भारत को लेकर जैसी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, उससे नेपाल के साथ भारत के संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है। मगर भारत के लिए यह एक संवेदनशील अवसर है कि वह नेपाल से संबंधों के मामले में अपने हित में नई रणनीति बनाए और उसी लिहाज से कूटनीतिक पहल करे। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।